नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति एवं उपागम। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि पद्धति और उपागम या दृष्टिकोण का क्या आशय है। वैसे तो लोक प्रशासन के अध्ययन के अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं, लेकिन हम सबसे पहले उपागम का आशय समझने का प्रयास करेंगे। यदि उपागम या दूसरे शब्दों में से दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, उसको सीधे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसका आशय है मानकों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक उपागम या दृष्टिकोण हो सकते हैं और कोई भी दृष्टिकोण सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखता है और जिस घटना के बारे में यह विचार करता है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से की जाती है। दृष्टिकोण का जो अगला चरण है वह सिद्धांत कहलाता है और जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण या उपागम सिद्धांत का रूप ले लेता है। इस प्रकार हम देखें तो जो लोक प्रशासन जो विषय है वह सामाजिक विज्ञानों का अभिन्न है और सामाजिक विज्ञानों का वैज्ञानिक के तरीकों से अध्ययन करने के लिए या सामाजिक विज्ञानों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन पद्धतियाँ या वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक विद्वान है एलवुड ने कहा है कि जिस प्रकार जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्म दर्शक यंत्र का है और ज्योतिष विज्ञान के लिए जो उपयोग दूरदर्शक यंत्र का है, वही उपयोग और महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो बिना वैज्ञानिक पद्धतियों के या अध्ययन पद्धतियों के हम सामाजिक विज्ञानों का या लोक प्रशासन का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर सकते और बिना उपागमों और अध्ययन पद्धतियों के हम इसके यानी इस विषय के सिद्धांतों का निर्माण भी नहीं कर सकते। अब यदि हम देखें तो जो ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके अध्ययन के लिए सामान्यतः दो पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली निगमनात्मक पद्धति और दूसरी आगमनात्मक पद्धति। यदि निगमनात्मक पद्धति का सामान्य अर्थ देखें तो इसका अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत हम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं और आगमनात्मक पद्धति का यदि अर्थ देखें तो हम विशेष वस्तु का अध्ययन परीक्षण करके किसी सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए कोई एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि अनेक पद्धतियों के माध्यम से इन विषयों का सामान्य अध्ययन किया जाता है और उनमें सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब यदि हम लोक प्रशासन के उपागमों की बात करें तो लोक प्रशासन के अध्ययन के
जो प्रमुख उपागम हैं वो इस प्रकार है। पहला है परंपरावादी उपागम या संगठनात्मक उपागम। जो दूसरा उपागम है वो है व्यवहारवादी उपागम। और जो तीसरा उपागम है वो है व्यवस्थावादी उपागम। अब ये जो उपागम शब्द है इसको इंग्लिश में अप्रोच और हिंदी में दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण शब्द से भी संबोधित किया जा सकता है। तो जब हम दृष्टिकोण या उपागम शब्द का बार बार उपयोग करेंगे तो वो शायद एक दूसरे के रूप में या एक दूसरे के पूरक में हम कर सकते हैं। तो जो पहला उपागम है या दृष्टिकोण है वह है परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण को संगठनात्मक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, विचारात्मक और वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। और इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं उनमें वाइट, विलोवी और एंडरसन हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक यह मानकर चलते हैं कि लोक प्रशासन की जो मूल समस्याएं हैं संगठन के कानूनी ढांचों से जन्म लेती हैं और जो संगठन के अंतर संबंधों को औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत करती हैं तथा उनकी समस्याओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान हैं वो संगठन के सिद्धांत, संगठनों की विविधताएं, संगठनों में क्या चाहिए आदि प्रश्नों को आधार बनाकर चलते हैं। इस विचारधारा के समर्थक विद्वान प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का क्षेत्र, नौकरशाही आदि के सिद्धांतों को इस तरह देखते हैं जैसे ये संरचना या ढांचे के प्रश्न हो। इस प्रकार इस उपागम की आलोचना भी होती है, लेकिन आलोचना के जो बिंदु हैं उनका हम बाद में विश्लेषण करेंगे। हम पहले ये देखते हैं कि जो संगठनात्मक दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं उनमें जो निम्नलिखित पद्धति हैं उनका वर्णन इस प्रकार है। जो पहली पद्धति है वो है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति समाजशास्त्र के अध्ययन की एक बड़ी ही परंपरागत विधि है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और एक विद्वान है पोलक। पोलक लिखते हैं कि ऐतिहासिक प्रणाली संस्थाएं क्या हैं, क्या रूप ले रही हैं, जैसे प्रश्नों की व्याख्या इस दृष्टि से करती हैं कि वे क्या थी, कैसी बन गई है। इस प्रणाली में हम न केवल भूतकाल की व्याख्या करते हैं अपितु हम भविष्य के विवेचन के लिए भी कुछ बुनियादी सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसका लाभ ये है कि मनुष्य पिछले अनुभवों से इसका लाभ उठा सकता है। इस प्रकार जो ऐतिहासिक पद्धति है ये भी अध्ययन की एक पद्धति है जिसको परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब जो दूसरी पद्धति है वो है कानूनी पद्धति। लोक प्रशासन के अध्ययन के संबंध में कानूनी पद्धति का प्रयोग जिन देशों में हुआ उनमें जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देश थे। और जैसा कि वुड्रो विल्सन जिन्हें लोक प्रशासन का
जनक भी कहा जाता है, उनके अनुसार लोक प्रशासन की जो विधि है, लोक प्रशासन विधि का ही क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। इन देशों में कानूनों के दो भाग निर्धारित किए गए हैं, एक संवैधानिक कानून, दूसरा प्रशासनिक कानून। जो संवैधानिक कानून है उनका ध्येय मौलिक रूप में सरकार के अलग अलग अंगों का वर्णन करना है और उनके संबंधों की व्यापक व्याख्या है। इसके विपरीत जो प्रशासनिक कानून है उनमें राज्य, जिले, स्थानीय शासन की संस्थाओं, सार्वजनिक निगम आदि का वर्णन मिलता है। इस प्रकार कानूनी पद्धति के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब यदि हम बात करें विषय वस्तु पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट मैटर मेथड, यह पद्धति लोक प्रशासन की किन्हीं सामान्य तकनीकों का अध्ययन करने के बजाय उसकी विशेष सेवाओं अथवा उसके कार्यक्रमों के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देती है, जैसे शिक्षा, सुरक्षा, पुलिस, राजस्व आदि जो विशिष्ट विभाग हैं उनके पृथक पृथक अध्ययन पर विशेष जो विषय वस्तु बनती है उस पर ध्यान देती है। इस प्रकार ये जो विषय वस्तु की पद्धति है इसमें विषय वस्तु पर ही विचार विमर्श किया जाता है। अब जो अगली पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। 20वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक पद्धति है वो अमेरिका में ज़्यादा लोकप्रिय हुई और जो अमेरिका में लोक प्रशासन के विद्वान हैं उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को मुख्य रूप से अपनाया। यदि हम लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के प्रयोग का आशय समझें तो इसका मतलब ये है कि हम किस सीमा तक पर्यवेक्षण, प्रयोग, विश्लेषण को अपनाकर कुछ सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय फ्रेडरिक टेलर को है। टेलर का यह मानना था कि निजी उद्योग क्षेत्र और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कुशलता संबंधी जो समस्याएं हैं वो समान हैं या एक सी हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के समस्याओं का समाधान हम प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें खोज सकते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन में कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बाद में वैज्ञानिक प्रबंध जो विचारधारा है या पद्धति है उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की गई, लेकिन फिर भी लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धति के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार ये कुछ परंपरावादी या संगठनात्मक उपागम के अंतर्गत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनका भी हमने अध्ययन किया। अब हम जो दूसरा दृष्टिकोण है जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय उपागम के रूप में
प्रयुक्त हुआ। और इसके जो समर्थक विद्वान थे उनमें साइमन, बीनर, हेडी, स्टोक्स, रिक्स आदि विद्वान उल्लेखनीय हैं, जिनका दृष्टिकोण व्यवहारवादी बिंदुओं पर आधारित था। जिस प्रकार संगठन में जो समूह की गतिशीलता पर जो विचार प्रकट किए फोलेट ने किए, इसी प्रकार निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में तथ्यों का जो ध्यान केंद्रित किया वो है हर्बर्ट साइमन। औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं पर जो विचार प्रस्तुत किए एल्टन म्यू ने, वो भी व्यवहारिक दृष्टिकोण का समर्थक थे। तो कहने का मतलब ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यवहारवादी दृष्टिकोण लोक प्रशासन में उभर कर आया। और जो लोक व्यवहारवादी दृष्टिकोण था, इसकी जो मुख्य मान्यताएं थी वो इस प्रकार है। इसके अंतर्गत अध्ययन की जो इकाई है वो बहुत बड़ी न होकर छोटी होनी चाहिए। पहला बिंदु तो ये है। दूसरा जो बिंदु है, संगठन में जो व्यक्ति हैं एवं व्यक्ति समूह है उनके व्यवहार पर यह अपना ध्यान केंद्रित करती है। यानी मुख्य बात यह है कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो व्यक्तियों के व्यवहार पर अपना पूरा का पूरा अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाती है। और अध्ययन और जो शोध है वो सिद्धांत के निर्माण से क्या होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए। और इसके अंतर्गत यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर विषयक अनुशासनात्मक यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है। और इसमें मूल्यों के जगह तथ्यों पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक पद्धति हो, चाहे केस पद्धति हो, या फिर सांख्यिकीय परिमाण पद्धति हो, या तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, इन सब पर जोर दिया जाता है। अब यदि व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत जो लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जो उनमें प्रमुख पद्धतियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली जो पद्धति है वो है मनोवैज्ञानिक पद्धति, फिर है केस पद्धति, फिर है पारिस्थितिक पद्धति। जो प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग मिस फोलेट ने प्रारंभ किया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि व्यक्तियों और समूह की जो इच्छाएं हैं, उनके पूर्वाग्रह हैं तथा जो नैतिक मूल्य हैं प्रशासन के भीतर किस प्रकार उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में जो अंतर्निहित तथ्य है वो यह है कि प्रशासन मानव व्यवहार से संबंधित है, अतः मनोविज्ञान के द्वारा उसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक पद्धति में मनुष्य के जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। अब जो दूसरा जो अध्ययन पद्धति है दूसरी, वो है केस पद्धति। इस पद्धति का विकास अमेरिका में हुआ और प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक समस्या, इससे संबंधित निर्णय एक प्रकरण या केस है। प्रशासन की किसी भी समस्या का सांगोपांग अध्ययन कर निष्कर्षों को निकाला जा सकता है। समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रकरण की परिस्थितियों, निर्णय प्रक्रियाओं का तार्किक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो पारिस्थितिक पद्धति है, इकोलॉजिकल मेथड, उसका भी लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत यानी पारिस्थितिकी पद्धति के अंतर्गत प्रशासन और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन
संबंधित लोगों और उसके पर्यावरण के संदर्भ में किया जाए। लोगों और वातावरण की भिन्नता के कारण समान प्रशासनिक स्थिति में समान प्रशासकीय कार्यवाही एक सा परिणाम उपलब्ध नहीं करवा पाती। इस प्रकार इस उपागम के अंतर्गत जो फ्रेड डब्ल्यू रिग्स हैं वो अग्रणी प्रतिपादकों में माने जाते हैं। इन्होंने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को पारिस्थितिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। इस प्रकार ये कुछ अध्ययन पद्धतियां हैं